हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, और इसका हम इंटर पोर्ट ट्रेड ये वाला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले जो इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और जितना भी शुरुआत का पार्ट है और फर्स्ट चैप्टर भी मैंने कवर कर लिया है। अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं कि इंटर पोर्ट ट्रेड होता क्या है। ओके, द टर्म interport historically refer to a seaport or warehouse where goods would be imported or stored or processed before re-export। अभी देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको नॉर्मली कहूँ कि इसे कैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जैसे कि अगर आप नासिक टू पूना जा रहे हैं, ओके, लेकिन अगर आप कुछ सामान लेकर जा रहे हैं नासिक टू पूना, लेकिन बीच में अगर आप कहीं होटल में ब्रेक ले लेते हो, किसी गांव में आप रुक जाते हो और वहाँ पर आप ब्रेकफास्ट वगैरह करते हो और फिर से अपना रास्ता कैरी ऑन करते हो पूना की तरफ। ओके, तो ये क्या हो गया, ये जो जिस गांव में आप बीच में रुके हो ना, इसको हम बोलेंगे इंटर पोर्ट ट्रेड। थोड़ा सा ब्रेक लेना या फिर हो सकता है वहाँ से रुक के कहीं और दिशा में आपको जाना हो, टर्न लेके उसे हम कहेंगे इंटरपोर्ट। या फिर आपको वहाँ उस गांव में रुककर दूसरी गाड़ी पकड़नी है और फिर आपको पूना आना है, वैसा भी हो सकता है। ये मैंने आपको सीधी लैंग्वेज में एक एग्जांपल दे दिया, इसे हम बोलेंगे इंटरपोर्ट। तो अगर हम इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज में अगर इसे समझाना हो तो हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि किसी और देश से सामान या कुछ हमारे देश में आया है, फिर हमने उसको हमारे सी पोर्ट जो होता है, जैसे कि हमारा रेलवे स्टेशन होता है, प्लेटफॉर्म होता है, उसी तरह से सी पोर्ट होता है। ओके, तो वहाँ पर वो चीज़ उतर जाती है, उस चीज़ को उतार लिया जाता है। हो सकता है कि कोई और शिप दूसरे कंट्री में जा रही होगी, उसे दूसरे शिप में भर के दूसरे कंट्री में भेज दिया जाता है। इसे हम बोलेंगे इंटरपोर्ट। मतलब बस इसका ज़रिया ये है कि वो हमारे देश से होकर गुजरा है। ओके, ना ही वो हमारे यहाँ बना है और ना ही हम उसे बेच रहे हो, लेकिन हमारा रोल बस इतना है कि वो हमारे देश से होकर गुजरा है। द टर्म इंटरपोर्ट हिस्टोरिकली रेफर्स टू सी पोर्ट और वेयर हाउस वेयर द गुड्स वुड बी इम्पोर्टेड फॉर स्टोरेज और प्रोसेस बिफोर री एक्सपोर्ट। या तो उसे हम देखिए उतार के वापस दोबारा भेज देंगे दूसरे कंट्री में, या फिर हो सकता है उसे हमारे देश में लाया गया है, उसे पैकेजिंग वगैरह या और थोड़ा कुछ प्रोसेस करने के लिए हमारे कंट्री में लाया गया है और फिर हमने उसे दोबारा दूसरे कंट्री में भेज दिया। अब वो सेल हो या कुछ भी हो, एक्सपोर्ट कर दिया, ओके, हमारे देश से चला गया। मतलब ऐसे समझो हमारा देश का रोल उसमें बहुत ही निग्लिजिबल होता है, कुछ बहुत बड़ा रोल हम प्ले नहीं करते उसमें। It also refers to the practice of re-exporting goods with or without processing or repackaging them again. ओके, इसका बस वही जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वही इन्होंने कहा है। इट इज़ मेनली यूज टू रेफर टू ड्यूली फ्री पोर्ट्स। ड्यूटी, यहाँ पर इन्होंने स्पेलिंग रॉन्ग दिया है, ड्यूली नहीं होगा, इट इज़ ड्यूटी। ओके, ड्यूटी फ्री पोर्ट with the high volume of re-export rate. The interport goods do not face any import and export duties upon shipment from the port. जो इंटरपोर्ट के जो गुड्स होते हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ का मतलब होता है टैक्सेस नहीं लगाए जाते हैं। ओके, यहाँ पर इंटरपोर्ट में हम इतना सीखेंगे। अभी आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक चार्ट बना के हमको दिखाया है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में कुछ बना है, उसको इंपोर्टिंग रॉ मटेरियल, यहाँ से हमने रॉ मटेरियल साउथ अफ्रीका से इंडिया में लाया है, इंडिया में उसको और प्रोसेस किया है, और प्रोसेस होने के बाद में हमने उसको क्या किया है, जापान को सेंड कर दिया है, मतलब एक्सपोर्ट किया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरपोर्ट। जैसे कि देखिए बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि चाइनीज़ प्रोडक्ट, अगर मैं एग्ज़ाम्पल आपको दूँ तो बीच में काफ़ी बवाल उठा था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना है, उसे बैन कर दो बिकॉज उसी ने कोरोना स्प्रेड किया है ना, ऐसी काफ़ी चीज़ें हो रही थी। तो अभी चाइना तो देखिए ऐसा है कि उसे अपना बिजनेस तो करना ही है, और उसका सभी वहाँ के लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा, मैं तो बोलूँगी उन्हें काफ़ी कुछ इन्वेंशंस करने की
होशियारी है या आदत है, या वो अपना बिजनेस किसी भी तरह से करते ही है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे, स्पेन वगैरह में, आपको मैक्सिमम शॉप्स जो है वो चाइनीज़ लोगों के ही मिलेंगे। ओके, मैं भी स्पेन में थी तो वहाँ पर मैक्सिमम शॉप्स आपको वहाँ पर चाइनीज़ लोगों के ही मिलेंगे और काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, और उनको उनका गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह सपोर्ट भी करता है दूसरे कंट्रीज़ में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो बात ऐसी हो गई थी कि कोरोना के वजह से हम लोग बैन कर रहे थे ऑनलाइन भी। इनफैक्ट ये रूल्स आ गया था, मैं ऑनलाइन भी सेल करती हूँ, तो अमेज़ॉन की तरफ से हमको भी नोटिफिकेशन आ गया था कि आप अपना कंट्री जो है वो स्पेसिफाई करो कि कौन सी कंट्री का प्रोडक्ट बनता है और बेच रहे हो। अब मेरा तो इंडिया में बनता है, मैं ही मैन्युफैक्चरर हूँ। ओके, तो मैं तो इंडिया डाल दिया मैंने। ओके, रिदा हर्बल नाम का मेरा प्रोडक्ट है अमेज़ॉन पे, अगर आपको चाहिए तो आप जाके चेक कर लो। और जो दूसरे लोग हैं, जो चाइनीज़ अलीबाबा एक्सप्रेस नाम का एक वेबसाइट है जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है हमारे देश में। और ये जो सेलर्स होते हैं अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, ये लोग क्या करते हैं, अलीबाबा से ऑर्डर करते हैं, alibaba.com से या अलीबाबा एक्सप्रेस से, फिर वो इंडिया में आ जाता है और उसके बाद में वो चीज़ को चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हमारे देश में बेचा जाता है। मोबाइल हो गया, ईयरफोन्स हो गए, दिवाली की लाइटिंग हो गई, हर कुछ चीज़। ओके, अब ऐसा हो गया तो फिर उसके बाद में ऐसा हो गया कि चाइनीज़ के ऊपर तो बहुत सारा ये आ गया, उनको लॉस होने लगा। उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को दूसरे देश की तरफ भेज कर और फिर इंडिया की तरफ उसे रुक कर दिया। इस तरह का भी हो रहा था क्योंकि उनको तो उनका बिजनेस करना है, इंडिया में उनका मैक्सिमम बिजनेस होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली इंडिया भेजने के बदले हो सकता है उन्होंने उसे कोरिया भेज दिया या जापान भेज दिया। जापान की चीज़ें चलती है हमारे यहाँ। देन उसको पाकिस्तान भेज दिया और वहाँ पर क्या हो गया, उसकी थोड़ी बहुत पैकेजिंग वगैरह उन लोगों ने थोड़ी बहुत चेंज कर दी होगी और उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान या मेड इन जापान या फिर मेड इन स्पेन, इस तरह का टैग लगा के उसे इंडिया भेजा जाता था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे दिमाग में हमको क्या लगा कि ये चीज़ तो स्पेन से आई है या फिर अमेरिका से आई है या फिर रशिया से आई है, लेकिन एक्चुअली उसका जो बनना मैन्युफैक्चरिंग होता था वो चाइना में होता था। उसको बस एक टैग लग जाता था मेड इन अदर कंट्री का और उसे हमारे देश में या जो भी दूसरे जो देश है जो बैन करना चाहते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को, इस तरह से वो अपना बिजनेस चलाता है। ओके, आगे देख लेते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन इनिटेंट रिटेलर्स एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स क्या बताते हैं। यहाँ पर इनिटेंट रिटेलर है और फिक्स शॉप रिटेलर है। यहाँ पर इन्होंने मीनिंग बताया है, देखते हैं क्या है मीनिंग। दीज रिटेलर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके, जैसे कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे कि हॉकर्स वगैरह हो गए। हॉकर्स मतलब क्या, जो रोड पर अपना सामान बेचते हैं या फिर जो अपना गाड़ा लेकर सामान भाजी वगैरह बेचते हैं, उसको हम बोलेंगे इटिनेरेंट रिटेलर। और फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स कौन हो गए, दीज रिटेलर्स आर दोज हु हैव अ फिक्स प्लेस ऑफ देयर बिजनेस, जिसका प्रॉपर एक शॉप होगा, ये भले रेंट से हो या खरीदा हो, उसे हम बोलेंगे फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ओके, आगे है कैपिटल, द लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इनिटेंट रिटेलर जो है वो बहुत ही कम मतलब बहुत ही लिमिटेड भी नहीं तो बोलूँगी, उससे भी कम, बहुत ही मतलब ऐसे ज़्यादा तो नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड शॉप, लेकिन एक दिन का तो सेल उनका निपट जाए, इस तरह का वो उनका लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो हमने एसपी में पढ़ा है, अगर आपको याद है कि नहीं, कैपिटल का मतलब वो होता है कि बिजनेस को शुरू करने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल। ओके, देन फिक्स्ड शॉप रिटेलर में हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। आगे देख लेते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स, दे कीप लिमिटेड स्टॉक ऑफ गुड्स। ओके, ये जाहिर सी बात है, रोज़ का रोज़ उन्हें बेचना है, उतना ही बिजनेस होगा, उतना ही उसके ऊपर उनका गुजारा चलता है। तो स्टॉक के अंदर वो ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है कि जो चीज़ वो बेच रहे हैं, ओके, उसको कितना जमा के रखना है, कितना रॉ मटेरियल या जो भी है कितना हम खरीद के रखेंगे ताकि आगे उसे बेचा जा सके। तो बहुत ज़्यादा तो वो उनका कैपेसिटी होगा नहीं कि चलो अगर सपोज़ कोई छोटा सा खिलौना बेच रहे हैं तो 10 खिलौना वो होलसेल से ख़रीद लेंगे और 10 के 10 आज ही बेच देंगे या आज या 2 दिन में बेच देंगे। ओके, ऐसा नहीं कि वो 100 खिलौने खरीद सकते हैं एक टाइम में, उसे हम बोलते हैं स्टॉक।
और फिक्स्ड शॉप रिटेलर का क्या है, दे कीप लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स। आगे देखते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या बताता है, दे सेल लो क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एंड फिक्स्ड शॉप जो है वो दे सेल क्वालिटी ऑफ गुड्स। ओके, लो इनिटेंट जो है वो लो क्वालिटी ऑफ गुड्स सेल करेगा तो भी उनको चल जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वो लो ही क्वालिटी हो, यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि थोड़ी बेटर क्वालिटी भी हो वो, लेकिन उसके पास शॉप नहीं है इसीलिए वो बेचारा रोड पे या छोटे से कॉर्नर में कहीं सेल कर रहा है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अगर लिखा है तो ठीक है, दे सेल लो क्वालिटी ऑफ गुड्स, एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर हो जो है दे सेल क्वालिटी ऑफ गुड्स। ओके, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा उसका शॉप बड़ा है तो वो अच्छी ही क्वालिटी सेल करे, ठीक ठाक क्वालिटी भी हो सकती है। आगे देख लेते हैं वैरायटी ऑफ गुड्स, दे डू नॉट ऑफर वैरायटी ऑफ गुड्स टू कस्टमर। जाहिर सी बात है, देखिए कैपिटल कम है उनके पास में, ज़्यादा पैसा नहीं है उनको इन्वेस्ट करने के लिए प्रोडक्ट्स में, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं रख सकते। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब ही इनडायरेक्ट मीनिंग ये होता है कि कितना वैरायटी ऑफ गुड्स वो ऑफर कर सकता है कस्टमर को। जहाँ तक इसकी बात है फिक्स्ड रिटेलर्स की, फिक्स शॉप रिटेलर्स की, तो दे ऑफर वैरायटी ऑफ गुड्स टू कस्टमर, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट ही उतना करता है। इन्वेस्टमेंट का इनडायरेक्ट मतलब ही ये होता है कि वो उतना माल उसने उतना स्टॉक के अंदर पैसा लगाया है। आगे देखते हैं प्राइसेस, ये लो प्राइस का होगा और फिक्स शॉप वाला हाई ड्यू टू हायर ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि देखिए जहाँ पर उसने उसका शॉप खोला है, भले उसने ख़रीदा अगर रहेगा तो जाहिर सी बात है उसके बैंक के तरफ उसने लोन उठाया होगा, उसके हफ्ते कटते होंगे, तो वो हो गया एक ओवरहेड। ओवरहेड मतलब ये जो छोटे मोटे जो खर्चे एक्स्ट्रास जो लगे रहते हैं ना बिजनेस को, उसको बोलेंगे। और अगर सपोज़ अगर वो नहीं है, अगर उसने रेंट पे भी लिया है तो उसे हर महीने रेंट तो चुकाना है ना, उसका खर्चा वो कहाँ से निकालेगा। तो प्राइस इज़ हाई ड्यू टू हाई ओवरहेड्स। उसी कंपैरिजन में जो हॉकर्स वगैरह होते हैं उनका जो प्राइस है वो काफ़ी लो होता है। कई बार ऐसा होगा कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आपको हॉकर्स के पास मिल जाएगा, ओके, लेकिन उनका जो प्राइस भी है वो भी लो होगा। ओके, देन क्रेडिट फैसिलिटी, दे डू नॉट गिव क्रेडिट फैसिलिटी। जो ये होते हैं अपना इटिनेरेंट रिटेलर्स जो होते हैं वो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे सकते, क्योंकि वो आज यहाँ है तो कल पता नहीं कहाँ पर सेल कर रहे होंगे। और वहीं पर जो फिक्स्ड शॉप है दे प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू रेगुलर कस्टमर्स, वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, क्योंकि वो कहीं छोड़कर तो जा नहीं रही है, कस्टमर भी ज़्यादातर लोकल ही रहता है और शॉप भी उधर ही रहती है, तो पेमेंट करना आज या कल हो सकता है। ओके, देन चॉइस ऑफ गुड्स देख लेते हैं। कस्टमर्स हैव लिमिटेड चॉइस ऑफ और सिलेक्शन ऑफ गुड्स। अभी इटिनेरेंट जो रिटेलर्स है उनके पास ज़्यादा ऑब्वियसली उनका कैपिटल कम है, तो उन्होंने स्टॉक भी कम रखा है, तो इसीलिए कस्टमर को चॉइस भी कम ही होगा, है ना, ज़्यादा सिलेक्शन का चॉइस नहीं होगा, जो सामने है उसे खरीद लो वरना छोड़ दो। एज़ कम्पेयर टू वही जो फिक्स शॉप रिटेलर्स होंगे, तो कस्टमर्स हैव मोर स्कोप फॉर चॉइस ऑफ गुड। जैसे आप कपड़े वगैरह खरीदने जाते हो, भैया और दिखाओ बोलते हो ना, तो फिर वो वहाँ पर आपको चॉइसेस होती है। देन डोर टू डोर सर्विसेज, दे ऑफर डोर टू डोर सर्विसेज, है ना। जो छोटे सेलर्स होंगे वो डोर टू डोर सर्विस करते हैं, हो सकता है अपना गाड़ा वगैरह जो होता है, छोटा सा वैन वगैरह भी लेके घूमते हैं डोर टू डोर, बिजनेस भी अच्छा हो जाता है। और उसी कंपैरिजन में जो फिक्स्ड शॉप कीपर्स होते हैं वो हर दरवाजे टू दरवाजे डोर टू डोर कस्टमर नहीं घूम सकते, जो बेल बजा के आपकी बोलते हैं ना मैडम ये खरीदोगे वो खरीदोगे, तो वो ये चीज़ नहीं कर सकते। आगे देख लेते हैं। देन आफ्टर सेल सर्विस, दे डू नॉट प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। जाहिर सी बात है उनका कुछ प्रॉपर ठिकाना नहीं होता है, तो वो गारंटी भी नहीं रहता है उनके माल का, और वो उसकी कोई अगर सर्विसिंग वगैरह कुछ होती है तो वो भी नहीं दे सकते। दे और यहाँ पर फिक्स्ड जो सेलर होते हैं दे प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस ऑन सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स अगर आपने खरीदे हैं, जैसे कि स्टोव खरीदा है आपने घर में, उसके ऊपर वो 1 साल का 2 साल का गारंटी वारंटी देते हैं। अगर वो चीज़ बिगड़ गया तो आप वापस से दोबारा उनके शॉप में जा सकते हो, और वो जो है आपको या तो बदल के देंगे या उसको ठीक करके देंगे। आगे देखते हैं जनरल स्टोर एंड स्पेशलिटी स्टोर के बारे में इन्होंने डिफरेंस बिटवीन दिया है, देख लेते हैं।
जनरल स्टोर एंड स्पेशलिटी स्टोर मीनिंग क्या है, इट इज़ अ शॉप डीलिंग विद वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। जनरल स्टोर मतलब बहुत सारी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, और स्पेशलिटी शॉप जो होता है इट इज़ अ शॉप डीलिंग विद स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स। ओके, ये वो होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक उसी टाइप के प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। ओके, जनरल स्टोर का मतलब क्या होता है, आपको सब कुछ मिलेगा, मेकअप का सामान भी मिलेगा आपको वहाँ पर, दूसरी जो हाउस होल्ड की ज़रूरतों की चीज़ें होती है वो भी मिलेगा, किचन की चीज़ें भी मिल जाएगी, आपके स्टडी वगैरह स्टेशनरी वो भी मिल जाएगा, काफ़ी कुछ मतलब वो और रैंडम चीज़ें रखते हैं। और स्पेशलिटी का मतलब में ही लिखा हुआ है स्पेशलिटी, तो स्पेशलिटी का मतलब होता है कि उनका कुछ स्पेसिफिक एम है उनके बिजनेस का, और वो उनका वो स्पेशल उसी चीज़ के लिए मशहूर है और वही बिज़नेस करते हैं। जैसे कि मिठाई के शॉप में आपको कपड़े तो मिलेंगे नहीं, तो उनका स्पेशलिटी क्या होगा कि वो मिठाई ही बेचते हैं, और कपड़े का शॉप वाला मिठाई तो बेचेगा नहीं, तो वो कपड़ा ही बेचेगा। हो सकता है उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होगी, लेकिन उसका स्पेशलिटी क्या हो गया, कपड़े बेचना। ओके, देन आगे देखते हैं लोकेशन। लोकेटेड नियर रेसिडेंशियल एरिया। जनरल स्टोर तो देखिए आपको आपके लोकेलिटी में भी बहुत सारे मिल जाएंगे, और स्पेशलिटी जो शॉप होता है लोकेटेड इन शॉपिंग सेंटर ऑफ द सिटी। अभी ये ज़्यादातर स्पेशलिटी शॉप जो है बड़े बड़े आपके शहर में मार्केट्स हो गए, या स्पेशलिटी शॉप के भी स्पेशलिटी मार्केट्स होते हैं। कपड़े का शॉप में जैसे सूरत में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत बड़ा कपड़े का मार्केट मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, शॉपिंग सेंटर्स हो गए, है ना। तो आगे देख लेते हैं प्राइसेस। तो प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर जनरली लो। जनरल स्टोर में तो कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं रेट होगा, और स्पेशलिटी शॉप में जो है प्राइसेस ऑफ द गुड्स आर रियली हाई, क्योंकि आपको उस चीज़ की काफ़ी, एक चीज़ मांगोगे आपको 10 वैरायटी मिल जाएगी, है ना। स्पेशलिटी है तो खासियत ही है उसकी स्पेशलिटी, तो आपको उसके अंदर वैरायटी मिल रही है, इसका मतलब उसने कैपिटल भी अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब उसकी प्राइसेस भी हाई ही होगी लॉजिकली देखा जाए तो। आगे देखते हैं और टाइप्स ऑफ गुड्स क्या है। ओके, टाइप्स ऑफ गुड्स, डे टू डे रिक्वायरमेंट गुड्स आर सोल्ड इन जनरल स्टोर, जो ही रोज़मर्रा की चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी, एंड ओनली स्पेशलाइज्ड गुड्स आर सोल्ड इन स्पेशलिटी शॉप, हमने पहले ही बताई है। एडवर्टीजमेंट, दे डू नॉट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट। जो जनरल स्टोर्स जो होते हैं लोकल आपके यहाँ जो शॉप्स होंगे वो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं एडवर्टीजमेंट के ऊपर। अगर आपको शॉप दिखा है आप जाओ पूछो, चीज़ रहेगा तो खरीद लो, नहीं रहेगा तो छोड़ दो। और स्पेशलिटी जो शॉप होते हैं दे स्पेंड मोर ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के ऊपर वो अच्छा खासा बहुत पैसा खर्चा करते हैं। इनफैक्ट उनका एडवर्टीजमेंट टीवी पर भी आ सकता है, अगर लोकल चैनल्स जो आपके होते हैं ना उस पर भी वो एडवर्टीजमेंट करते हैं। आगे देखते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, लेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जनरल स्टोर में आपको बहुत सारी वैरायटी या ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, उसी के कंपैरिजन में स्पेशलिटी में मोर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। चीज़ तो कपड़ा ही होगा, वो बेचेगा कपड़ा ही, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ होगी, आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे। देन आगे है डिपार्टमेंटल स्टोर एंड चेन स्टोर का क्या बताया है मीनिंग, इट इज़ लार्ज स्केल रिटेल स्टोर हैविंग वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स और सेक्शन सेलिंग डिफरेंट गुड्स अंडर वन रूफ। मतलब ऐसा समझो मॉल वगैरह तो अभी काफ़ी कॉमन हो गए, आप मॉल में तो जाते ही होंगे, उसको हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, कि एक ही छत के नीचे काफ़ी वैरायटी ऑफ चीज़ें आपको मिल जाती है। और वही चेन स्टोर में क्या है, इट इज़ अ रिटेल शॉप ओन्ड controlled and managed by a single organization selling वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी। अब जैसे कि देखिए कोई हलवाई एंड सन्स होते हैं, उनका एक ही सिटी में 4-5 शॉप्स होती है और वो सभी वही चीज़ें बेचेंगे। उनका मिठाई का शॉप है तो मिठाई ही बेचेंगे सभी जगह, वही स्पेशलिटी। मतलब क्या होता है, लोगों को एक सहूलियत मिल जाती है कि अगर किसी एक सिटी में किसी एक जगह ही अगर वो हलवाई सिचुएटेड है तो आप पूरे शहर को वहाँ पर जाना पड़ता है अगर उसका नाम फेमस हो तो। लेकिन लोगों के कन्वीनियंस के लिए अगर वो 4-5 ब्रांचेस उसके खोल देते, 4-5 शॉप्स खोल देते उसी के नाम से, उसके ही बेटे वगैरह कोई संभालेंगे और वही चीज़ हर जगह मिलेगी उसी क्वालिटी के टाइप की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चेन स्टोर बोलेंगे। मतलब ये एक ही छत के नीचे नहीं होता है, ये फैला हुआ होता है। ओके, एक एरिया में एक शॉप होगा, दूसरे एरिया में दूसरा होगा, तीसरे एरिया में तीसरा शॉप होगा, नाम वही होगा, चीज़ें वही बेचेगा वो, उसका एडवर्टीजमेंट का बोर्ड भी वही होगा। ओके, लेकिन उसकी ब्रांचेस होगी। लेकिन वही कंपैरिजन जो देखेंगे हम डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक ही छत के नीचे आपको सभी चीज़ें मिल जाएगी। ओके, आगे देख लेते हैं क्या है वैरायटी ऑफ गुड्स। जाहिर सी बात है डिपार्टमेंटल स्टोर में काफ़ी वैरायटी होगी, डील्स विद वैरायटी ऑफ गुड्स इन लार्ज स्केल। और वही चेन स्टोर जो होगा डील्स विद गुड्स ऑफ वन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर ओनली,
मतलब वो एक ही मैन्युफैक्चरर होगा, उसका बनाने वाला एक ही ओनर है, एक ही मालिक है, वो चीज़ भी एक ही टाइप की, जैसे मिठाई वाला है तो मिठाई बनाएगा, उसमें बहुत सारी वैरायटी होगी, अलग अलग टाइप्स की मिठाई आपको मिल जाएगी, लेकिन बनाने वाला एक ही है, लेकिन शॉप्स में जो अलग अलग शॉप्स उसने खोले वहाँ पर वो अपनी चीज़ को प्रोवाइड करेगा। ओके, आगे देखते हैं लोकेशन। इट इज़ सिचुएटेड एट सेंट्रल लोकेशन इन द सिटी। सिटी का एक मेन सेंटर वो पकड़ लेगा, वहाँ पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर वो खोल देगा। वही जो चेन स्टोर है, इट इज़ सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी एंड कंट्री। अगर वो अच्छा खासा बिजनेस चला रहा है तो पूरे कंट्री में भी, जैसे कि ये अभी मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, कौन सा हलवाई है, पानी पूरी वगैरह, हर एक काफ़ी सारे उसकी चीज़ें हैं, तो वो पूरे इंडिया में चाहो या पूरे इंडिया के बाहर भी आप देखोगे तो उसके जो प्रोडक्ट्स है वो बाहर भी मिलेंगे आपको, हलवाई है वो। और अगर आप चाहो तो इट इज़ सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी। सिटी में भी अलग अलग पार्ट्स में मिल जाएगा, पूरे कंट्री में मिलेगा। इनफैक्ट अगर वो फॉरेन एक्सपोर्ट कर रहा है चीज़ें तो फॉरेन में भी उसकी चीज़ें अवेलेबल होगी। देन कैपिटल क्या है देख लेते हैं। कैपिटल रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। डिपार्टमेंटल स्टोर है, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ों में डील कर रहा है तो पैसे तो ज़्यादा ही होंगे। कंपैरेटिवली लेस कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। अभी डिपार्टमेंटल स्टोर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो चेन स्टोर जो होगा उसका कैपिटल कम ही होगा। ओके, प्राइसेस, द प्राइस चार्ज इज़ वेरी हाई। डिपार्टमेंटल स्टोर में कैसा, उसको इतना बड़ा सा उसने अगर खोला है मॉल वगैरह, उसको वहाँ के नौकर का सैलरी भी देना है, सब कुछ करना है, चीज़ें मेंटेन करनी है, एक्सपायरी डेट हो जाती है तो वो तो उसी के ऊपर पड़ता है ना वो चीज़, तो काफ़ी कुछ कंसिडर करके उसको प्रोडक्ट की चीज़ों की प्राइस रखनी पड़ती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और वही प्राइस इज़ कंपैरेटिवली लेस। चेन स्टोर में प्राइसेस जो होगी वो कम होगी। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया। देन ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है डिपार्टमेंटल स्टोर का, और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है चेन स्टोर का वो काफ़ी कम होता है। ओके, आगे देख लेते हैं होलसेलर एंड रिटेलर। अगर मैं आपको चेन स्टोर का और एग्जांपल दूँ तो देखिए टाइटन वगैरह के भी काफ़ी सारे एग्जांपल है। टाइटन का शॉप आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना। वॉच बेचते हैं वो, घड़ी बेचते हैं, तो क्या हो गया उनका स्पेशलिटी क्या हो गया कि वो वॉच बेचते हैं और उनका नाम ही हो गया है वॉच सेल करने के लिए। और उसके काफ़ी सारे ब्रांचेस आपको पूरे इंडिया में या फॉरेन कंट्रीज़ में भी मिल जाएंगे। होलसेलर एंड रिटेलर के बारे में देखते हैं। मीनिंग, अ पर्सन हु कंडक्ट्स द होलसेल ट्रेड इज कॉल्ड होलसेलर। ये हमने लेसन के शुरुआत में भी कवर कर लिया है। अ पर्सन हु कंडक्ट्स द रिटेल ट्रेड इज कॉल्ड रिटेलर। जो रिटेल में बेच रहा है उसको रिटेलर बोलेंगे, जो होलसेल में बेच रहा है उसे होलसेलर बोलेंगे। कैपिटल जो होलसेलर का काफ़ी ज़्यादा होता है, रिटेलर का काफ़ी कम होता है। ओके, आगे देखते हैं लिंक। देखते हैं लिंक द मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर्स। ओके, होलसेलर बीच में होता है, एक तरफ मैन्युफैक्चरर होगा एक तरफ रिटेलर होगा। वही जो रिटेलर है, ही इज़ अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर। ओके, होलसेलर और कस्टमर के बीच में लिंक होगा। देन लोकेशन, लोकेटेड इन सेंट्रल मार्केट ऑफ द सिटी। और वही जो रिटेलर होगा वो लोकेटेड एट वेरियस लोकल मार्केट्स, अलग अलग जगह सिचुएटेड होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन जो है, लेस प्रॉफिट मार्जिन एज कम्पेयर टू रिटेलर। मैंने आपको एकदम शुरुआत में भी बताया कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो होलसेलर का कम ही होगा एंड रिटेलर का ज़्यादा होता है। मोर प्रॉफिट मार्जिन आर एज कम्पेयर टू होलसेलर्स, क्योंकि ये डायरेक्ट डील करता है कस्टमर से। प्राइसेस, सेल्स गुड्स एट लो प्राइस एंड सेल्स गुड्स एट हाई प्राइस टू कस्टमर्स। रिटेलर ज़्यादा इसमें बेचेगा और होलसेलर जो है वो कम प्राइस में सेल करता है, क्योंकि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बल्क में उठाता है सामान। क्रेडिट फैसिलिटी, ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी टू रिटेलर एंड ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी टू कस्टमर। जिनको वो बेच रहे हैं उनको वो क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर करते हैं। देन वेयर हाउसिंग क्या है, रिक्वायर्स बिग वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स एंड यहाँ पर रिक्वायर लिमिटेड वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स। स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज्ड इन वन और अ फ्यू लाइन ऑफ गुड्स। होलसेलर जो है उनका स्पेशलाइज्ड रखता है अपना स्ट्रीम को, और जो रिटेलर है वो वैरायटी ऑफ गुड्स रखेगा, उसको ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देन फाइनेंस जो है, रिक्वायर लार्ज फाइनेंस एंड रिक्वायर लिमिटेड फाइनेंस एज कम्पेयर टू होलसेलर। आगे देखते हैं इंटरनल ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ओके, इंटरनल ट्रेड जो है, जोग्राफिक लोकेशन विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द
होम कंट्री। इंटरनल ट्रेड मतलब हमारे देश के अंदर वो बिजनेस करेगा। एंड फॉरेन ट्रेड जो है वराइज फ्रॉम नेशनल बाउंड्रीज ऑफ टू कंट्रीज टू द एंटायर ग्लोब। फॉरेन में किधर, फॉरेन मतलब देश के बाहर, ओके तो उस देश के बाहर बिजनेस करने को हम बोलेंगे फॉरेन ट्रेड। आगे देख लेते हैं ऑपरेटिंग स्टाइल, प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड टू होम कंट्री। मतलब देश में ही हो रहा है तो सब कुछ लिमिटेड ही होता है। एंड फॉरेन का जो ट्रेड होगा वो ऑपरेशन स्प्रेड टू दी एंटायर ग्लोब। ग्लोब मतलब क्या, पूरे दुनिया में वो कहीं पर भी अपना बिजनेस कर सकता है। आगे देखते हैं टैरिफ। टैरिफ जो होता है उसको मतलब हम टैक्स बोल सकते हैं। टैरिफ रेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज डू नॉट अफेक्ट द इंटरनल ट्रेड, और टैरिफ रेट्स ऑफ वेरियस कंट्रीज अफेक्ट द फॉरेन ट्रेड। मतलब बाहर के देश के जो टैक्सेस वगैरह है, रूल्स वगैरह है, वो हमारे फॉरेन ट्रेड को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इन नेशनल ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं होता। देन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, फ्लक्चुएटिंग इन फॉरेन एक्सचेंज रेट डू नॉट डायरेक्टली अफेक्ट इंटरनल ट्रेड। ओके मतलब अगर कुछ बाहर के जैसे अमेरिका का डॉलर हो गया या यूरोप का जो भी है यूरोपियन का यूरोज हो गया, तो ये जो इनका रेट्स कम ज़्यादा होता रहता है, तो इंटरनल ट्रेड के लिए इसका कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन फॉरेन ट्रेड के ऊपर उसका काफ़ी असर होगा। कोटास देख लेते, कोटास इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड imports on export and imports on various countries do not directly affect the internal trade. Okay, and foreign trade जो होता है, foreign trade has to operate within the quotas imposed by various countries on export and import. तो कोटास जो होते हैं तो उसके ऊपर फॉरेन कंट्री का जो होता है ट्रेड उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन नेशनल बिजनेस जो हम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर उसके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे देख लेते हैं कल्चर। डोमेस्टिक कल्चर ऑफ द कंट्री अफेक्ट्स ऑन प्रोडक्ट डिज़ाइन। डोमेस्टिक कंट्री अगर घर हमारे ही देश में अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, जिसको हम डोमेस्टिक भी बोलते हैं, डोमेस्टिक कल्चर जो होता है, कल्चर मतलब यहाँ के लोगों का रहन सहन हो गया, देन यहाँ के लोगों का टेस्ट हो गया, यहाँ का स्टाइल हो गया, ये काफ़ी इफ़ेक्ट करता है उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन पर, उस प्रोडक्ट के ऊपर। ओके अगर वो सेटिस्फाइंग है यहाँ के लोगों को तो ही बिजनेस चलेगा, वरना नहीं। कल्चर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज अफेक्ट ऑन प्रोडक्ट डिज़ाइन। हाँ अगर आप फॉरेन कंट्री में, जिस कंट्री में अगर आप डील कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर वहाँ के लोगों का टेस्ट वगैरह कंसिडर करके आप यहाँ चीज़ें बनाते हो और फिर उसे एक्सपोर्ट करते हो तो काफ़ी आपको अच्छा बिजनेस हो सकता है। आगे देखते हैं मार्केट्स एंड कस्टमर्स। यूजुअली डोमेस्टिक कंपनीज मीट द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द लोकल मार्केट एंड कस्टमर। लोकल लोगों के टेस्ट का उनको ख्याल रखना है और उनकी चीज़ों की ज़रूरत का अगर आप ख्याल रखते हो तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। वहाँ जहाँ तक फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड नीड्स टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स एंड कस्टमर्स ऑफ वेरियस कंट्री। जो इनको फॉरेन जिस कंट्री में वो डील कर रहे हैं उन लोगों के बारे में उससे ध्यान रखना होगा। अब समरी है तो समरी देखो मैं सिर्फ रीड आउट करती हूँ। एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो मेरे स्टार्टिंग का वीडियो आप देख लो, तो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। यहाँ पर सिर्फ मैं समरी रीड आउट करूँगी आपके लिए। ओके एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप पूरा चैप्टर देख लो, वहाँ पर हर एक डिटेल में पॉइंट समझाया हुआ है। इंटरनल ट्रेड क्या है देख लेते हैं। इंटरनल ट्रेड, when the buyers and sellers both are from the same country, it is known as internal trade between two states or cities of the same country is also considered as internal trade. Then types of internal trade क्या है? There are two types of internal trade, wholesale trade and retail trade. अब wholesale trade क्या है वो देख लेते हैं। When goods are purchased, एक मिनट, when goods are purchased in large quantity from the manufacturer or producer for the purpose of resale or to retailers, it is known as wholesale trade. The person who is engaged in wholesale trade is known as wholesaler. Okay, then आगे देख लेते हैं फीचर्स। सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर, सर्विसेज टू रिटेलर क्या बताया इन्होंने। होलसेलर डील्स विद वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स, देन सर्विसेज जो है वो लार्ज परचेस है, एंड सर्विस टू रिटेलर जो है वो स्टॉक ऑफ गुड्स है। Then a large amount of capital is required in this business, storage, regular supply. Then wholesaler purchases goods from the producer in large quantities, transportation, risk bearing. Okay, आगे देखते हैं। A wholesaler sells the goods to the retailer as per their requirement. Financial assistance, financial support. The manufacturer can get direct information about market through wholesalers, provide market information and market information यहाँ पर भी है।
आगे देख लेते हैं। In process of distribution, wholesaler has to take risk, price stability, sales promotion. The wholesaler performs the marketing functions. Risk bearing, the wholesaler maintains price stability, marketing functions. Okay. Then आगे देखते हैं क्या है। रिटेल ट्रेड के बारे में बताया इन्होंने। फीचर जो है, रिटेल इज अ लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर्स, देन कनेक्टिंग लिंक, रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स. ही ऑपरेट्स इन लोकल मार्केट, हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट लोकल कन्वीनियंस. Then retailers deal in wide variety of goods in small quantity. Marketing, home delivery. Investment requirement is limited. Provide information, variety of goods. Then less risk and low margin of profit as compared to wholesaler. Attract consumers. Credit facility. Create demand. Sales, service, after sell services. Okay. अभी आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड क्या है। ये हमने पहले भी रीड आउट कर लिया है, फिर भी करती हूँ। इटिनेरेंट ट्रेड एंड फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स, मार्केट ट्रेड्स, जनरल स्टोर्स, स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर्स, जनरल स्टोर्स, सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, ऑथराइज्ड डीलर, स्पेशलिटी शॉप, लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, चेन स्टोर, वन प्राइस शॉप्स, मॉल्स। ये सब हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया है, चाहिए तो आप देख लो, प्लेलिस्ट में नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में। फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ओके, डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, चेन स्टोर, वन शॉप, प्राइस शॉप। ओके, सेंट्रल लोकेशन, लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस, कैश सेल्स, वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म प्राइस। आगे देखते हैं। शॉपिंग कन्वीनियंस, सेल्फ सर्विस, limited range of goods, low price, specialization, reasonable price, large investment, location, centralized management, capital, distribution of branches, less capital, huge capital, cash sales, variety of goods, cash sales, attractive packaging, quality of goods, impulsive buying. Okay, काफ़ी सारा है, देख लेते हैं आगे और क्या है। इंटरनेशनल ट्रेड इतना ही है, चलो मैं थोड़ा सा ये रीड करके दे देती हूँ आपको। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड, when the trade activities are conducted between two or more countries, it is called as international trade. The political relations between two countries also influence the trade between them. International trade producer is always complex, difficult and lengthy. टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? इम्पोर्ट ट्रेड अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड हमने आज देख लिया है। ओके, आगे क्या है? करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? वन कैन स्टार्ट रिटेल शॉप ऑफ मोबाइल एसेसरीज, जीएसटी कंसल्टेंट, देन अकाउंट राइटिंग जॉब, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, मार्केटिंग एजेंट, पैकर्स मूवर्स, देन इंटीरियर डेकोरेटर, बिजनेस कंसल्टेंट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एजेंट इन फॉरेन ट्रेड। ओके, आगे देख लेते हैं। रेफरेंस बुक्स जो है, ओके, ये इन्होंने बस एक बुक्स का ओके, रेफर आपको किस बुक्स को कर सकते हो, तो उसका उन्होंने बस एक लिस्ट दे दिया है यहाँ पर, अगर आपको चाहिए तो आप इन्हें देख सकते हो। आगे है एक्सरसाइज, तो इसके सारे मैंने आंसर्स दे दिए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स डाल दूँगी, आपको मिल जाएगा। ओके, पूरे OCM का मिल जाएगा। इस चैप्टर के ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया है, तो प्ले लिस्ट के बाद में भी इसके आंसर्स मैं डाल दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। और इसके बाद का जो चैप्टर है वो हम देख लेते हैं क्या है, ताकि अगले वीडियो में मैं वो ले लूँ। ओके, ये है यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस, चैप्टर 3। अगले वीडियो में हम इसे देख लेंगे। आई होप आपको लेसन समझ गया होगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लोगों का भी भला करिए, ताकि उनके भी पॉइंट्स क्लियर हो जाए। इस छोटे से चैनल को ग्रो करने के लिए आपकी मदद करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितना हो सके पूरा वीडियो देखा करिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड डे।